आज हम लोग गणना करने जा रहे हैं सूचकांक में फिशर विधि की और फिशर का आदर्श सूचकांक। फिशर का आदर्श सूचकांक की आज हम लोग गणना करेंगे। ठीक है, तो फिशर के आदर्श सूचकांक के अंतर्गत इसमें जब भी फिशर सूचकांक या इंडेक्स बनाएंगे FP01 इज इक्वल टू आपका लेस्परे सूचकांक LP01 इंटू आपका पासे सूचकांक P01 का रूट निकाला जाता है, यानी गुणोत्तर माध्य की गणना की जाती है। तो ये पॉइंट आपको नोट रखिएगा। जो आपका फिशर सूचकांक है, फिशर सूचकांक की गणना के लिए हम लेस्परे सूचकांक और पासे सूचकांक दोनों सूचकांक के गुणनफल की गणना करते हैं तथा उसका गुणोत्तर माध्य निकालते हैं, यानी उसका रूट की गणना करते हैं। अब चलिए लेस्परे सूचकांक का अगर आपको फार्मूला याद हो तो उस लेस्परे सूचकांक का फार्मूला हम लोग रख देते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 आपको प्राप्त होता है। ठीक है, तो यह आपका लेस्परे सूचकांक है इनटू आपका पासे सूचकांक है सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 आपका Q1। तो आपका देखिए ये पहला फार्मूला जो आपका है ये लेस्परे सूचकांक को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा जो फार्मूला है, जो गुणनफल हम कर रहे हैं, वो पासे सूचकांक है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और उसका रूट निकाल देते हैं तो हमें फिशर सूचकांक प्राप्त हो जाता है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको पूरे को ब्रैकेट में करते हैं और पूरे में ब्रैकेट के बाद इंटू 100 कर लेते हैं, क्योंकि प्रतिशत में गणना आपकी होती है तो इंटू आपका 100 हो जाता है। तो ये आपका फिशर सूचकांक का फार्मूला बन जाता है। और ये फिशर सूचकांक का तात्पर्य हुआ कि आपको जब भी क्या कहते हैं फिशर सूचकांक की गणना करनी है उसके अंतर्गत लेस्परे सूचकांक आपको निकालना पड़ेगा, पासे सूचकांक निकालना पड़ेगा, यानी एक ही डेटा का दोनों सूचकांक आप निकाल लोगे। और दोनों सूचकांक को निकालने के परिणाम स्वरूप उसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका स्क्वायर रूट निकालोगे और स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो आएगा उसमें 100 का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो आपको फिशर सूचकांक प्राप्त हो जाएगा। अब इस सूचकांक को बात आती है कि आदर्श सूचकांक हम लोग संज्ञा क्यों देते हैं। ये आपका जो इंडेक्स है ये आइडियल इंडेक्स के नाम से क्यों जाना जाता है। एक बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि आइडियल सूचकांक कौन सा है, तो फिशर मेथड को आइडियल सूचकांक माना जाता है। और इसका कारण ये होता है कि इसमें जो आपका सूत्र है, इस सूत्र में आधार वर्ष तथा चालू वर्ष, ये आपका आधार वर्ष को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका चालू वर्ष का रिप्रेजेंट करता है। कीमत तथा मात्रा दोनों को लिया जाता है। ठीक है, तो आधार वर्ष की कीमत तथा मात्रा को दोनों लिया जाता है, इसलिए इसको बेस्ट माना जाता है। इसमें जो होता है बायस से स्वतंत्र होता है, इसमें कोई बायसनेस नहीं पाई जाती है। ठीक है, कोई एरर इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, और इसमें दोष क्या होता है कि इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना थोड़ा सा लोगों को प्रॉब्लम कर सकता है। या लेस्परे के अंतर्गत निकालिए, फिर पासे के अंतर्गत निकालिए और फिर इस सूचकांक को हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं, तो ये लोगों थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो थोड़ा डिफिकल्टी के कारण इसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम आती है और इसको लोग व्यवहार में अपनाने से भागते हैं या व्यवहार में नहीं अपना पाते। ये एक इस सूचकांक के साथ समस्या होती है कि इसको थोड़ा निकालना कठिन हो जाता है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक डेटा लेते हैं। डेटा लेने से फिशर आदर्श सूचकांक की हम लोग गणना करते हैं।
तो चलिए डेटा हमारे पास होगा, उस डेटा के बिहाफ आप पे हम लोग सूचकांक की गणना करते हैं, तो वो सूचकांक हम लोग देखते हैं। आपका 2 साल का डेटा दिया गया है, ठीक है, 2 साल का डेटा है। सबसे पहले आपका 1985 में का मूल्य स्तर दिया गया है और फिर आपका 1995 का मूल्य स्तर दिया गया है, ठीक है, विथ मात्रा के, ठीक है। 4 कमोडिटी को लिया गया है, 4 कमोडिटी है, आपकी ए कमोडिटी है, आपकी बी कमोडिटी है, आपकी सी कमोडिटी है, आपकी डी कमोडिटी। देयर आर द 4 कमोडिटीज हैं। 1985 में इस कमोडिटी का जो प्राइस आपके पास P0 है, 1985 में इसका प्राइस है और 1985 में इसका Q0 है, क्वांटिटी है, ठीक है। P आपका है 12 रुपए जब प्राइस था, ठीक है, तो खरीदी गई मात्रा 100 थी। जब इसका बी कमोडिटी है, इसका मूल्य 4 रुपए था, आपकी खरीदी गई मात्रा 200 है। आपका सी कमोडिटी है, ये आपका प्राइस 8 था, इसकी खरीदी गई मात्रा 120 है। और डी कमोडिटी है, उसका प्राइस 20 था एंड इसकी खरीदी गई मात्रा 60 है। ये 1985 का डेटा आपका दिया गया है। 1985 में ये था ABCD 4 कमोडिटी के संदर्भ में प्राइस और उसकी मात्रा दी गई थी। 1995 में यानी P1 करंट ईयर यानी 1995 के प्राइस P1 एंड आपका Q1, इस व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? जो मूल्य आपका था, यहाँ पर जो मूल्य था वो आपका 20 हो गया, यानी जो कमोडिटी आपकी 12 रुपए में 1985 में मिलती थी, अब 1995 में 20 रुपीज मिलने लगी। और उपभोक्ता उसको जो परचेज करता है वो कितना करता है? 120 करता है, ठीक है। आपके पास फिर मूल्य हो जाता है 4 रुपए। देखिए ये प्राइस रिमेन कांस्टेंट रहा बी कमोडिटी का, ये 4 रुपए हो जाता है और इसकी खरीदी गई मात्रा 240 हो जाती है। फिर आपका 12 हो जाता है और 12 होने के साथ ही साथ ये 150 हो जाता है क्वांटिटी। फिर आपका 24 हो जाता है और 24 होने के साथ साथ ये 50 हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 1995 का डेटा आपका है उन्हीं कमोडिटी संदर्भ में, ए कमोडिटी, बी कमोडिटी, सी कमोडिटी एंड डी कमोडिटी। तो पूछा गया है एग्जाम में कि आपका बेस ईयर प्राइस एंड क्वांटिटी दी गई है, बेस ईयर प्राइस एंड क्वांटिटी P0 एंड Q0 है तथा करेंट ईयर प्राइस P1 एंड Q1 गिवन है, ठीक है। तो आप फिशर आदर्श सूचकांक की गणना करिए, ठीक है। तो फिशर आदर्श सूचकांक आप जानते हो कि फिशर आदर्श सूचकांक कैसे निकाला जाता है कि आपको लेस्पेरे सूचकांक, आपको लेस्पेरे फार्मूला लगाना पड़ेगा, आपको लेस्पेरे सूत्र लगाना पड़ेगा और ये आपका फिशर सूचकांक जो होता है वो आपका अंडर रूट लेस्पेरे सूचकांक आपका हो जाएगा सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0। ये आपका लेस्पेरे सूचकांक है। और आपका फिशर सूचकांक, आपका पासे सूचकांक जो होता है वो सिग्मा P1 Q1 अपॉन आपका सिग्मा P0 Q0 होता है, ठीक है। तो आप एक काम करिए, देखिए आपको इंफॉर्मेशन क्या क्या चाहिए। आपको एक टेबल तो सबसे पहले चाहिए P0 इंटू Q0 की पहली टेबल। देखिए यहाँ पे मैंने राउंड सर्कल कर दिया है, आप यहाँ पर बनाइए P0 इंटू Q0 की एक टेबल जनरेट करिए। P0 Q0 मतलब बेस ईयर प्राइस और बेस ईयर क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब बेस ईयर प्राइस एंड बेस ईयर क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 को 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1200 आ जाएगा। जब आप 4 को 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 800 आ जाएगा। जब आपको 8 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 960 आ जाएगा और ये आपका 1200 आ जाएगा। तो इस प्रकार देखिए आपका P इंटू Q टेबल रेडी हो जाती है और इसका सिग्मा P0 इंटू Q0 का मान कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपका कितना आ जाता है? 4160 आ जाता है,
ये 4160 आपकी गणना हो जाती है। चलिए अब क्या करते हैं, हमको दूसरी इंफॉर्मेशन चाहिए, और दूसरी इंफॉर्मेशन आपके पास कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपकी सेकेंड इंफॉर्मेशन आपकी है P0 इंटू Q0 की, आपकी नहीं P0 इंटू Q1। देखिए P0 इंटू Q1, चलो ये इसको भी निकाल लो, इजी ये निकाल लो, मैंने ये राउंड सर्कल कर दिया। अब हम इस टेबल को जनरेट करेंगे, आपका P0 इंटू, अभी आपकी टेबल है P0 इंटू Q1, तो P0 आपका ये है, आगे Q1 से इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इस टेबल से, ठीक है। तो ये रहा जाएगा, तो 12 का 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 12 का 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440 आ जाता है आपके पास। फिर जब आप दूसरा मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 960 आ जाता है। फिर जब तीसरा मल्टीप्लीकेशन आपका करेंगे तो 1200 आ जाता है, और चौथा मल्टीप्लीकेशन करेंगे 20 का 50 के साथ तो आ जाएगा कितना, 1000 आ जाता है। चलिए अब इसका सिग्मा का मान निकाल लीजिए, सिग्मा P0 Q1 और इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा 4600, आपको आंसर प्राप्त हो जाता है। तो ये आपका हो जाता है, दूसरी टेबल जनरेट हो जाती है। तीसरी टेबल आपको रिक्वायर्ड है P1 आपका Q0, ये रिक्वायर्ड है। तो चलिए इसको, यानी P1 ये करेंट ईयर प्राइस एंड Q1 करेंट ईयर मात्रा, दोनों को आपस में मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा, तो 20 को 120 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 आ जाएगा आपका, ठीक है। आपका हाँ P0 इंटू Q0, सॉरी P0 इंटू Q0 आपका P1 इंटू Q0 है। P1 इसका मल्टीप्लीकेशन आपको करना, P1 को मल्टीप्लीकेशन करना है इसके साथ, ये मल्टीप्लीकेशन इसका, यानी 20 को 100 से मल्टीप्लाई करना है तो 2000 आ जाता है। फिर 4 को 200 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 800 हमको मिल जाता है। फिर 12 को आपका 120 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1440 आ जाता है। आपका 24 को मल्टीप्लाई 60 से करते हैं तो आपका 1440 आ जाता है। इस प्रकार जब इसका हम लोग समीशन करते हैं सिग्मा P1 Q0 का, तो ये आंसर हमें मिलता है 5680 आंसर मिलता है। और इस प्रकार लास्ट टेबल होती है P1 इंटू Q1, एक टेबल हम जनरेट करते हैं P1 इंटू Q1 टेबल, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो वही 120 गुणे 12 तो आपका हो जाएगा 2400, आपका 4 24 4800, आपका 12 150 मल्टीप्लीकेशन करेंगे आपका P1 इंटू Q1। हाँ हेलो, 900, हाँ 960 हो रहा है, ठीक ठीक ओके, हाँ 960 ये हो जाएगा। और जब आप इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे 12 हाँ 150 मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे तो आपका हो जाएगा 1800 आ जाएगा आपका और ये आपका 50 गुणे आपका हो जाएगा 2400, तो ये 1200 आपका हो जाएगा। इसको आप क्या करेंगे, सिग्मा P1 इंटू Q1 में कन्वर्ट करेंगे तो आपको कैलकुलेट आ जाएगा 6360। अब एक काम करिए, इस फार्मूले में लेस्पेरे सूचकांक आप सेपरेट निकाल लीजिए तो ज्यादा इजी गोइंग रहेगा, आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो लेस्पेरे को मैंने अलग से कर दिया है, LP01 इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इक्वल इंटू 100। तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू रखते हैं P1 इंटू Q0 की वैल्यू रखते हैं, तो P1 इंटू Q0 मतलब आपका क्या हो जाएगा 56 आपका 60 5680 अपॉन आपके पास P0 इंटू आपका P0 इंटू Q0 यानी 4160 गुणे 100 आप कर दीजिए। तो इस प्रकार से 5680 अपॉन 4160 गुणे आपका 100 हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 136.5 आपका मिल जाएगा, लेस्पेरे सूचकांक आपको मिलेगा।
जब इसको पासे सूचकांक में कन्वर्ट करेंगे, P01 में कन्वर्ट करेंगे, यानी सिग्मा P1 आपका Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100 को इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा 6360 अपॉन 4600 इंटू 100। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपको मिलता है 138.3। तो देखिए आपका एक क्वेश्चन भी चल रहा था कि जो कम कीमत सूचकांक किसको दिखाता, तो एक ही डेटा का जब मैंने लेस्पेरे सूचकांक निकाला तो मुझे 136 इंडेक्स आया, प्राइस बताता है। और जब मैंने उसको करंट ईयर बेस पर कैलकुलेट किया, पासे सूचकांक निकाला तो 138.3 आंसर प्राप्त हुआ। तो अब आपका आंसर क्लियर हो जाएगा कि दोनों सूचकांक में से कौन सा कम कीमत को दर्शाएगा। तो आपका आंसर वहां पर होना चाहिए लेस्पेरे सूचकांक, क्योंकि इसमें बेसिक ईयर का जो क्वांटिटी है उसको लिया जा रहा है। एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि उपर्युक्त में से दोनों सूचकांक में कौन सा ऐसा सूचकांक है जो अधिक मूल्य को रिप्रेजेंट करता है, तो आप पासे सूचकांक दिखाओ, क्योंकि इसमें करंट ईयर की मात्रा को रिप्रेजेंट किया जाता है। और जब करंट ईयर की मात्रा को रिप्रेजेंट किया जाएगा तो आपको पता ही है कि करंट ईयर जैसे ही होगा उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, वस्तुओं तथा सेवाओं का जो प्राइस इंडेक्स होगा वो ज्यादा प्राप्त होगा। तो लेस्पेरे सूचकांक एक ऐसा सूचकांक होता है जिसमें कोई भी वस्तु का कीमत इंडेक्सिंग कम पाई जाती है, जबकि वही डेटा का पासे सूचकांक जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसमें ज्यादा पाया जाता है। ये पॉइंट आप नोट रखिएगा। तो ये शायद आंसर आपका वहां का क्लियर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को उठा करके फीसर सूचकांक में जब आप रखोगे तो फीसर सूचकांक में रखने के बाद आप दोनों को मान लेस्पेरे सूचकांक 136.5 इंटू 138.5 को रखोगे और इसको आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकाल करके 100 से मल्टीप्लाई करोगे। तो इसको स्क्वायर रूट निकालने के बाद आपका मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर रूट निकालने के बाद जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे ये, क्योंकि सॉरी इसमें 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर चुके हैं। या ध्यान से यहाँ पे ये देखिएगा, ये आपका 100 से मल्टीप्लाई कर चुके होते हैं। ठीक है, तो वहां पे फार्मूले में भी नहीं आपको, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये सूचकांक जो आपका बनेगा इस सूचकांक में इसका आंसर आ जाएगा 13 आपका 7.4। ये आपका सूचकांक बन जाएगा और ये आपका फीसर सूचकांक होगा जिसकी देखिए वैल्यू लेस्पेरे सूचकांक तथा पासे सूचकांक दोनों के मध्य में है, इसीलिए इसको आदर्श सूचकांक की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इसमें सारे जो एवरेज के गुण है वही लेस्पेरे और पासे दोनों सूचकांक को, एक हमने इसके पूर्व देखा था जो आपने मार्शल विधि था, वहां पर हमने ये भी देखा था कि वहां समांतर माध्य का एक कौन सा फार्मूला था जिसमें हाँ आपका समांतर माध्य का प्रयोग किया गया था। तो आपने मार्शल विधि में आपने देखा था कि इसमें समांतर माध्य के भार को लिया गया था, लेकिन वहां पे माध्य के भार को उतना अधिक उपयुक्त नहीं माना जाता जितना कि गुणोत्तर माध्य का मान का भार माना जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फीसर सूचकांक में दोनों सूचकांक को लेस्पेरे एंड पासे सूचकांक को क्या किया, मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं और मल्टीप्लीकेशन करने के परिणाम स्वरूप हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। तो देखिए आपका एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि एग्जाम में यह क्वेश्चन जरूर आपका पूछा जा सकता है कि एक कोई डेटा है जिसमें आपका तीनों सूचकांक निकाले गए, आपने लेस्पेरे सूचकांक निकाला, आपने पासे सूचकांक निकाला, लेस्पेरे आपका पासे एंड आपका फीसर सूचकांक निकाला। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि किसमें सबसे मूल्य कम प्राप्त होता है, तो आपने बताया कि जो मूल्य हमारा कम होता है लेस्पेरे सूचकांक में सबसे कम पाया जाता है। इसमें मूल्य क्या होता है, किसी भी इंडेक्स में कम पाया जाएगा सेम कमोडिटी का। पासे सूचकांक में उसी कमोडिटी का मूल्य सबसे अधिकतम पाया जाएगा, ये आप नोट करिए। ठीक है, और फीसर सूचकांक मध्यम मूल्य को दिखाता है, यानी इन दोनों के बीच की स्थितियों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों का बिहेवियर अब आपको याद हो जाएगा कि सबसे कम प्राइस रिप्रेजेंट करने वाला आपका सूचकांक लेस्पेरे सूचकांक होगा, सबसे अधिक
प्राइस को रिप्रेजेंट करने वाला सूचकांक आपका पासे सूचकांक होगा, और मॉडरेट यानी मध्यम जो आपका प्राइस इंडेक्सिंग को रिप्रेजेंट करने वाला सूचकांक होगा वो आपका फिशर सूचकांक होगा। इस प्रकार आप फिशर सूचकांक की गणना कर सकते हैं। तो फिशर सूचकांक आप इजी गोइंग इस तरह गणना कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आपको इसकी विशेषता भी पता चल गई, और फिशर सूचकांक में अधिकतर आपका एग्जाम में यही प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन सा सूचकांक है जिसके अंतर्गत गुणोत्तर माध्य की गणना की जाती है, फिशर सूचकांक होता है। और फिशर सूचकांक को मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं फॉर्मूला कि फिशर सूचकांक जो आपका होता है वो लेस्पेरे सूचकांक LP01 इंटू LP01 इंटू आपका कौन सा आपका दूसरा पासे सूचकांक P01 का मल्टीप्लीकेशन करके स्क्वायर रूट निकाला जाता है। तो इस प्रकार आपका जो सूचकांक प्राप्त होता है वो आपका फिशर सूचकांक का फार्मूला ये आपका हो जाता है। वहीं पर फिशर सूचकांक जो आपका निकलता है, अगर हमने लेस्पेरे सूचकांक का पूरा वैल्यू रख दिया, ठीक है, तो लेस्पेरे सूचकांक का अगर पूरा वैल्यू हम अगर रखते हैं, अब पूरी वैल्यू का मतलब ये होता है कि आपको सिग्मा P0 एंड आपका सिग्मा P0 एंड आपका Q1 अपॉन आपका सिग्मा, एक मिनट, आपका P1 Q0 अपॉन आपका हो जाता है सिग्मा P0 इंटू Q0 इंटू सिग्मा आपका P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1। तो देखिए पासे और लेस्पेरे दोनों सूचकांक को आप मल्टीप्लीकेशन करके आप अंडर रूट निकाल दीजिएगा, और इसमें आप 100 का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा। इस फार्मूले में 100 का मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इन सूचकांक की अभी वैल्यू हमने नहीं रखा, और इन सूचकांक में ऑलरेडी 100 का मल्टीप्लीकेशन इंक्लूड है, इसलिए इसमें मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे। लेकिन ये सूचकांक को जब हम सेपरेट रूप में रखेंगे, ठीक है, और देखिए इसमें आप 100 का मल्टीप्लीकेशन नहीं किए, इसलिए जो आप स्क्वायर रूट निकालोगे उसके बाद आप 100 का मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो फिशर सूचकांक आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार इजी गोइंग आप फिशर सूचकांक निकाल सकते हो। अब दूसरा हमारे पास पॉइंट आता है जो सूचकांक होता है, और इसको मैं लास्ट ही कहूंगा क्योंकि सूचकांक में हमने काफी अधिक अध्ययन कर लिया है, और ये सूचकांक को हम लोग पढ़ने के बाद लगभग आपका सारा कवर हो जाता है सूचकांक। वैसे सूचकांक बहुत टाइप्स के होते हैं, और दिन प्रतिदिन नए सूचकांक को इंक्लूड गवर्नमेंट करती चली जा रही है। लेकिन जो हम लोग अपने मतलब अध्ययन के दृष्टि से है, उस अध्ययन की दृष्टि से ये सूचकांक आपका लास्ट में और बताते हैं, जिसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहेंगे। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की अब हम लोग गणना करेंगे। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी उपभोक्ता जो होता है उसका बिहेवियर होता है कंजप्शन करने का, किसका, उपभोग करने का। ठीक है, उपभोग करने का तात्पर्य होता है एक निश्चित मूल्य पर, कोई मूल्य पर वस्तुओं को खरीदता है। और आपने यहां पर ऑब्जर्व किया होगा कि देखिए पी क्यू का मल्टीप्लीकेशन क्या कहलाता है, पी और क्यू का मल्टीप्लीकेशन वास्तव में टोटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा इन द रेस्पेक्ट ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन कर दो, मूल्य तथा मात्रा का गुणा कर दो, तो वास्तव में एक उपभोक्ता द्वारा किया गया व्यय की मात्रा है, और व्यय की मात्रा को ही रिप्रेजेंट यहाँ पर किया गया है। तो आपने सूचकांक में हर जगह देखा होगा कि टोटल एक्सपेंडिचर की ही बात हर जगह की जा रही है। ठीक है, बस ये टोटल एक्सपेंडिचर किस टर्म में हमको निकालना, करेंट ईयर प्राइस पे निकालना है कि करेंट ईयर मात्रा पे निकालना है कि करेंट ईयर प्राइस और बेसिक ईयर मात्रा पे निकालना, इन सारे सूचकांक में इन सब बातों को ध्यान रखना बहुत अधिक अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में उपभोग के लिए जो इसेंशियल कमोडिटी होती है उसका एक ग्रुप बनाया जाता है। गवर्नमेंट क्या करती है, एक ग्रुप बना देती है जो वेरी फ्रिक्वेंटली कंज्यूमर यूज करता है, यानी बहुत ज्यादा व्यवहार में उन वस्तुओं का प्रयोग करता है, और दैट कमोडिटी इसेंशियल फॉर एवरी कंज्यूमर।
जिन जो वस्तुएं कंज्यूमर के लिए बहुत अधिक आवश्यक होती हैं, उनका एक बंच बना देती है और उसके उपभोग व्यवहार या टोटल एक्सपेंडिचर टीई टोटल एक्सपेंडिचर प्रवृत्ति या ट्रेंड को गवर्नमेंट इंडेक्स के माध्यम से चेक करती रहती है। और इसीलिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ा है या इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा है, और एक उपभोक्ता की जो खरीदने की क्षमता है वो पहले से प्रभावित हुई है या नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि अगर टोटल एक्सपेंडिचर का मान बढ़ जाएगा तो जो उसके पास इनकम दी हुई होगी, उस इनकम से अब उसकी खरीदने की क्षमता पहले से कम हो जाएगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इनकम में भी वृद्धि करती है ताकि आपकी परचेजिंग पावर कोई प्रभावित ना करने पाए। तो इस प्रकार जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जिसको आप लोग सीपीआई की संज्ञा देते हो। सीपीआई एक प्रकार से टोटल एक्सपेंडिचर बिहेवियर है, किसी उपभोक्ता का कुल व्यय प्रवृत्ति होती है, और जब इकोनॉमी में पी का मान या क्यू का मान बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ता की जो दी है इनकम, उससे खरीदने की क्षमता कम हो जाती है, और इस खरीदने की क्षमता जो कम हो जाती है उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि उपभोक्ता को इनकम में इंप्रूव करने की बात की जाती है, या सरकार क्या करती है, प्राइस की राशनिंग करती है। प्राइस की राशनिंग का मतलब होता है कि सरकार प्राइस को कंट्रोल करने के विषय में पॉलिसी बनाती है, और सरकार इसको अपने अंडर में ले लेती है, और पीडीएस की दुकानों के माध्यम से उसका वितरण पुनः वितरण कर भी करवा सकती है, जब देखती है कि उपभोक्ता का जो उपभोग बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा परिवर्तित होता, तो ऐसा गवर्नमेंट करती है। तो आपको सीधा मतलब ये होता है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंतर्गत उपभोक्ता जिन वस्तुओं का प्रयोग कर रहा, उपभोग कर रहा है, उनका प्राइस इंडेक्स बनाना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है। और ये प्रैक्टिकल हमको लाइफ में बहुत ज्यादा दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो सूचकांक बनता है वो भी बहुत सिंपल सूचकांक इसको बनाया जाता है, इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया जाता है। ठीक है, इसका जो सूचकांक आपका होता है, इसको जीवन निर्वाह व्यय भी कहते हैं। ठीक है, जीवन निर्वाह व्यय की संज्ञा भी दी जाती है, और जीवन निर्वाह व्यय का मतलब होता है P01 इज इक्वल टू, आपको कुछ नहीं करना, आपका प्रेजेंट ईयर का प्राइस बेसिक ईयर की मात्रा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्रेजेंट ईयर की प्राइस को बेसिक ईयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए अपॉन सिग्मा प्रेजेंट ईयर बेस ईयर का प्राइस एंड बेस ईयर की क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई करके 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक प्राप्त हो जाएगा। अर्थात ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या जीवन निर्वाह व्यय का ये इंडेक्स बनाने का मेथड है, ये फार्मूला है। ठीक है, करंट ईयर प्राइस यानी देखिए लेस्पेरे सूचकांक ही आपको दिख रहा है। ठीक है, लेस्पेरे सूचकांक को ताकि कीमत में वृद्धि कम दिखाई पड़े, इसलिए इसको ऐसा बनाया गया है। ठीक है, तो लेस्पेरे सूचकांक को इसके अंतर्गत समाहित किया गया है, और लेस्पेरे सूचकांक के आधार पर आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना की जाती है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो आपका जीवन निर्वाह सिद्धा जो व्यय है या आपका जो कहते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है वो किस सूत्र पर आधारित है, तो आपका आंसर होगा लेस्पेरे सूचकांक पर आधारित है। यानी लेस्पेरे सूचकांक निकाला जाता है तो एक प्रकार से कंज्यूमर को ये इंडिपेंडेंट होता है कि अर्थव्यवस्था में ज्यादा प्राइस या इन्फ्लेशन नहीं हुआ है, लेकिन अगर इसी को पैसे में कन्वर्ट कर देंगे तो वास्तव में इन्फ्लेशन का मान ज्यादा प्रतीत होने लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है वो लेस्पेरे सूचकांक से निकाला जाता है। और चलिए इसके अंतर्गत हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि कैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनाया जाता है। आपका इंफॉर्मेशन दी गई है, सपोज दैट इंफॉर्मेशन आपको दी गई है कि आपका प्राइस एंड कमोडिटी दी गई है। कुछ कमोडिटी ऐसा है, जैसे कुछ कमोडिटीज को रेस्पेक्ट में ये कमोडिटीज को हमने लिया सीओ से, कोई 1 कमोडिटी है, कोई 2 कमोडिटी है, कोई 3 कमोडिटी है, कोई 4 कमोडिटी है, कोई 5 कमोडिटी है। ठीक है,
और कोई 6 कमोडिटी है। 6 कमोडिटी का एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमको बनाना है। 1990 में प्राइस एंड क्वांटिटी दी गई है, तो 1990 में जो प्राइस एंड क्वांटिटी दी जाएगी ये बेसिक ईयर होगी, क्वांटिटी Q0 एंड प्राइस P0 होगा। तो ये बेसिक ईयर में दिया जाएगा आपका 100 एंड आपका प्राइस है 8 रुपीज। ठीक है, खरीदी गई मात्रा 100 है, उसका मूल्य 8 रुपए था। जब इसका मूल्य 6, दूसरी कमोडिटी दूसरी है, वो 6 रुपए के मूल्य पर उपभोक्ता द्वारा 25 खरीदी जाती। कभी कभी क्वांटिटी न देकर के आपको याद रखना वेट दे दिया जाता कि आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट किस कमोडिटी का ज्यादा है। ठीक है, तो भी इसी तरह निकलेगा, कोई उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। जब कोई कमोडिटी का प्राइस 5 रुपए हो जाता है तो कमोडिटी की क्वांटिटी 10 हो जाती है। जब कमोडिटी का प्राइस 48 है तो उसकी खरीदने की मात्रा गई मात्रा 20 है। ठीक है, इसी प्रकार आप कमोडिटी का प्राइस 15 है तो खरीदी गई मात्रा 65 है, और आपका 19 है प्राइस तो खरीदी गई मात्रा आपकी 30 है। ठीक है, ये करेंट आपका बेस ईयर प्राइस है। करंट ईयर में जो आपका करंट ईयर प्राइस है 1997 मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, यही कमोडिटी इतनी ही मात्रा हम खरीद रहे हैं, क्योंकि Q0 का मान आपने देखा होगा जीवन निर्वाह सूचकांक में सदैव बराबर होता है। तो यानी अगर यहाँ पे मैं नई क्वांटिटी ले भी लूंगा तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा। तो जब हम कोई नई कमोडिटी या क्वांटिटी ले लेते तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। तो Q1 अगर आपका डेटा नहीं भी दिया हुआ होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस 1997 में आपको नया प्राइस देखना होगा कि प्राइस क्या है। तो आपका P1 दिया है कि इस कमोडिटी का प्राइस बढ़कर के 8 रुपए से हो जाता है 12 रुपए, दूसरी कमोडिटी का 6 रुपए से प्राइस हो जाता है 7.5 रुपए, फिर 5 रुपए वाली कमोडिटी बढ़कर के 5 रुपए 25 पैसे हो जाती है, फिर 48 रुपए वाली कमोडिटी बढ़कर के 52 रुपए हो जाती है, फिर आपके पास जो 15 रुपए कमोडिटी है वो 16 रुपए आपके पास 50 पैसे की हो जाती है, और जो 19 रुपए वाली कमोडिटी है वो 27 रुपीज की हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारे पास एक इंडेक्स अब हम बना सकते हैं, कंज्यूमर इंडेक्स। और हमने Q1 का मान इसलिए कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि इसको आपने देखा होगा सीपीआई के अंतर्गत कैलकुलेट करते ही नहीं। तो अगर ये इंफॉर्मेशन दी है या नहीं दी है, इसका मान न्यूट्रल रहेगा, वो आप देख ही चुके हो, क्योंकि इस फार्मूले में Q1 का प्रयोग कहीं पर किया ही नहीं जा रहा है। चलिए, अब हम क्या करते हैं, टेबल आपको दो ही टेबल इसमें जरूरत पड़ती है। पहली आपकी जरूरत पड़ती है क्या, P0 इंटू Q0 की पहली टेबल की आपको जरूरत पड़ती है, यानी इन दोनों को आपस में हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो 100 का 8 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 800, 25 का आपको 25 का आप 6 से मल्टीप्लीकेशन करोगे। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 150, फिर आपका 50, 10 50 50, फिर 20 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 आपका हो जाएगा, फिर 65 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 975 आपको मिल जाएगा, फिर आपको 30 से 19 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 57, 570 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टेबल जनरेट हुआ, सिग्मा P0 इंटू Q0 इज इक्वल टू आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3505। ये आपका इसका समी आपका क्या होता है सिग्मा का मान प्राप्त हो जाता है। और इसी प्रकार से हम जब कैलकुलेट करते हैं दूसरी टेबल, ये क्वांटिटी Q0 का यानी इसका मल्टीप्लीकेशन करना है करंट ईयर के प्राइस से। ठीक है, तो 100 का 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका P1 इंटू Q0 एक टेबल जनरेट होती है, और वो आपके पास हो जाएगा पहला 1200, क्योंकि 12 का 100 से मल्टीप्लाई किए, फिर 25 का मल्टीप्लीकेशन 7.5 से करते हैं तो 187.50 प्राप्त हो जाता है। फिर हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 10 को, आपका 50 आपका हाँ आपका हाँ ये हो जाएगा आपका 5 से मल्टीप्लाई आपका इसका करते हैं तो 52.50 हो जाता है। ठीक है, फिर उसी प्रकार आपने 52 को मल्टीप्लाई किया 20 से तो आपका 1040 मिल जाता है। इसी प्रकार 1072 आपको मिल जाएगा, और इसी प्रकार आपको 810 मिल जाएगा। आप इसका सिग्मा P1 Q0 का मान जब कैलकुलेट करेंगे तो ये मान कितना आ जाएगा, ये मान आ जाएगा 4362 आ जाएगा। ये मान 43
आपका 62 मान हमको कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग जीवन निर्वाह सूचकांक CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में रखते हैं, जो लेस्पेरे सूचकांक को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सॉरी ये हमने रूट मैंने लगा दिया, सीसर का याद आ रहा बार बार। ठीक है, आपका सिग्मा आपका P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100 आपका हो जाता है, और इसमें वैल्यू रखिए P0 इंटू Q0 का P1 इंटू Q0 4362 अपॉन 3505 गुणे 100, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा इंडेक्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 124.47, यानी ये कह सकते हैं कि जो कमोडिटी 100 रुपए की थी 1990 में, जो कमोडिटी 100 रुपए की थी, अब वो 1997 में वही सेम कमोडिटी 124 रुपए की हो गई है, अर्थात लगभग 24% आपका प्राइस राइज हो गया है। तो ये इन्फ्लेशन क्या हो गया, 24% आपका हो गया इन द बेसिस ईयर ऑफ 1990 के बेसिक ईयर के में से 1997 तक में 24% मूल्य में परिवर्तन इन सारी कमोडिटीज में हो चुका है। यानी अगर कोई उपभोक्ता 100 रुपए कमा रहा था तो उसकी खरीदने की क्षमता आज जो 124 रुपए अगर वो कमा रहा तो उतनी ही होगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनका जो मूल्य मजदूरी होती है, जो 100 रुपए जिनको 1990 में दे रही होगी, मान लीजिए मनरेगा के अंतर्गत, तो गवर्नमेंट प्रावधान करेगी कि अब 124 रुपए दिया जाए ताकि उसकी परचेजिंग पावर वही बनी रहे। ठीक है, क्योंकि 100 रुपए में जो कमोडिटी का बंडल, वो 6 कमोडिटी का बंडल वो परचेज कर पा रहा था, उसे अब 124 रुपए में परचेज कर पा रहा है। इसलिए गवर्नमेंट सीपीआई के बेस पर लोगों की इनकम बढ़ाने का प्रावधान करती है, और इस प्रकार से जैसे मनरेगा जैसे कार्यक्रम में जो मजदूरी बढ़ाई जाती है, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो मजदूरी बढ़ाने का प्रावधान रखती है, वो इसी बात पर रहती है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपका कितना बढ़ा है। ठीक है, चलो एक प्रैक्टिकल में और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो थोड़ा सा आपको एक प्रकार से वो लगा। अब चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकली ये हो जाएगा आपके लाइफ में जो कमोडिटीज होती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो लाइफ में हमने अब देखा होगा कि वस्तुएं जो होती हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके घर में कोई कमोडिटी है, जो वस्तुएं हैं उनका आप प्रयोग करते हो। ठीक है, जैसे आपके घर में प्रयोग किया जाता है गेहूं। ठीक है, गेहूं कितना प्रयोग किया जाता है, 4 क्विंटल, पूरे साल में 4 क्विंटल गेहूं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो 4 क्विंटल गेहूं का जब प्रयोग किया जाता है तो उसका बेस ईयर में जो प्राइस था, कोई भी बेस ईयर है यदि P0 है, बेस ईयर में जो प्राइस था 4 क्विंटल का वो 50 रुपए था। ठीक है, कोई भी बेस ईयर है, और करंट ईयर में अब उतना ही गेहूं आपको खरीदने के लिए कितना प्राइस देना पड़ रहा है आपको, 12 रुपीज। ठीक है, 120 रुपए देना पड़ रहा है। ठीक है, जो कमोडिटी 50, जो 4 कुंटल गेहूं आप क्या करते थे 50 रुपए में पाते थे पर कुंटल, अब आपको कितना में लेना पड़ रहा है, 120 रुपए में लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये आपका Q0 हो गया, क्वांटिटी हो गई। ठीक है, यही तो आपके लाइफ में क्वांटिटी हो जाएगी, मात्रा हो जाएगी कि 4 कुंटल गेहूं आपके परिवार में लग जाता है। दूसरी कमोडिटी चावल है। ठीक है, चावल है, वो कितना लग जा रहा है, 1 क्विंटल लग जा रहा है, 1 क्विंटल लग जा रहा है, और 1 क्विंटल आप 80 का खरीदते थे बेस ईयर प्राइस में। ठीक है, और अब प्रेजेंट में उतना ही 1 क्विंटल गेहूं आप चावल आपका 200 रुपए का परचेज कर रहे हो। ठीक है, चना है, चने का प्रयोग आप कर रहे हो, चना है, 1 क्विंटल चना जो पहले आप लेते थे 40 रुपए का, इन द प्रेजेंट टाइम में आप कितने का ले रहे हो, 100 का। फिर उसके बाद दालें, पल्सेस जो होते हैं, दालें जो 1 क्विंटल आप लेते थे, क्या कहते हैं, अब दालें आपको 2 क्विंटल लग जाती थी। ठीक है, दाल की भी प्रयोग ज्यादा करते थे, तो 2 क्विंटल जो थी और उनको हम लोग 80 रुपए का लेते थे, और प्रेजेंट में 200 का उतनी ही दालें ली जा रही है। ठीक है, उसके परिणाम स्वरूप होता है घी। घी जो आपका लिया जाता था 50 केजी, जो पूरे साल आप प्रयोग करते थे 50 केजी। ठीक है, वो पहले आप 10 रुपए का लेते थे, अब 20 रुपए का लेते हो। ठीक है, आप चीनी की बात करते हो, तो चीनी जो है वो आप
50 केजी पूरे साल में प्रयोग करते थे, जो आप क्या करते थे आधार वर्ष में मान लो 1 की लेते थे, अब 3 की लेने लगे हो। ठीक है, आपके पास लकड़ी, आपके पास जो फायरवुड है, लकड़ी जिसको कहते हैं जलावन लकड़ी जो होती थी, एक उपभोक्ता 5 क्विंटल जो लेता था, ठीक है, 5 क्विंटल कितने का लेता था, 10 का, अब ले रहा 25 का। ठीक है, जलावन लकड़ी के बाद मकान का किराया, ठीक है, हाउस रेंट, तो जो हाउस रेंट था, जो एक मकान आपने किराए पर लिया था, उसका रेंट जो 50 रुपए था, अब आपको 100 रुपए देना पड़ रहा है। तो ये लाइफ है, एक सर्वाइवल लाइफ के एक व्यक्ति के, आम व्यक्ति के जो उपभोग की वस्तुएं होती, शायद ऐसा ही होता होगा आपका पैटर्न, कि आपके पास परिवार में एक निश्चित अमाउंट में आप कुछ ना कुछ खरीदते होगे। इसका पहले साल प्राइस क्या था, बेसिक ईयर में प्राइस क्या था, मान के चलिए सन 2000 में प्राइस क्या था, ये बेसिक ईयर है, और 2010 में इनका प्राइस ये है। तो आप बताइए कि कंज्यूमर का जो ये प्राइस इंडेक्स है कितने परसेंट इन्फ्लेशन का शिकार हो चुका है, इसकी गणना करना है। तो आपका लेस्परे सूचकांक कहता है कि पहला आप बनाइए इंडेक्स P0 Q0 को, दूसरा इंडेक्स बनाइए P1 इंटू Q0 को। बस यही दो बात तो कह रहा है लेस्परे सूचकांक, कि बेसिक ईयर की मात्रा को बेसिक ईयर के मूल्य से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और दूसरा कहता है कि बेसिक ईयर की मात्रा को करंट ईयर की प्राइस से आप मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए और उसको आप समीशन निकाल दीजिए, तो शायद हमको बात पता चल जाएगी। तो चलिए, जब आप P0 इंटू Q0 की बात करते हैं, तो 50 का मल्टीप्लाई आप 4 से करते हैं तो 200 मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद 80 का मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो 80 मिलता है। आपका 40 का मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो 40 मिलता है। ठीक है, आप क्या कहते हैं दालें हैं तो 80 का मल्टीप्लाई 20 से करते हैं तो 160, आपका 1600 मिल जाता है। आपका 50, अब यहाँ पर देखिए 50 केजी आपका आ जाता है। ठीक है, तो 50 केजी जो आपका हो जाता है वो 10 के रेट से है, मतलब 10 रुपए आपने टोटल ये 10 रुपए के मूल्य से, तो आपने क्या किया कि यहाँ पर जो 50 केजी, अब यहाँ पर मैंने उस बेस पे नहीं किया, टोटल एक्सपेंडिचर नहीं निकाला, मैंने एक लमसम अमाउंट कर दिया कि 50 केजी घी खरीदने के लिए आपने 10 रुपए खर्च किया है। ठीक है, आपको मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि टोटल एक्सपेंडिचर आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब आपके प्रश्न मन में ये भी हो सकता है कि सर ये 1 क्विंटल गेहूं का दाम 50 रुपए था कि 4 क्विंटल गेहूं का टोटल दाम था, तो मैंने यहाँ टोटल ले लिया कि मैंने कितना रुपए 4 क्विंटल गेहूं में खर्च किया है। ठीक है, अगर आपका टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है, अगर आप ये 50 रुपए पर क्विंटल ले रहे हो, तो आपका एक्सपेंडिचर आपका कितना हो जाएगा, आपका 4 क्विंटल ले रहा है तो ये देखिए आपका मल्टीप्लीकेशन उसमें उसी के अकॉर्डिंग करना होगा। तो आपको टोटल एक्सपेंडिचर आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। ये टोटल एक्सपेंडिचर टेबल बनाई जा रही है, आप ये मोटा मोटा समझ लो। तो जब मैं 50 केजी घी 10 रुपए का ले रहा हूँ, तो यानी 5 रुपए मैं खर्च कर रहा हूँ। और आपका लॉजिक ये हो सकता है कि सर अगर क्विंटल में है, कि घी का दाम अगर क्विंटल में है, तो आप 5 रुपए यहाँ पर 50 जो होता है वो 5 रुपए का मिलेगा। नहीं, अब मैंने यहाँ पे क्विंटल में ना होकर के जितना अमाउंट मैंने खर्च किया वो अमाउंट को अपने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बस आपको ये याद रखना कि टोटल एक्सपेंडिचर को आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे रखना होगा। ये टोटल एक्सपेंडिचर टेबल आपको यहाँ पे बनानी होगी, ये पॉइंट आपको नोट करना होगा। ठीक है, तो चीनी जो 50 रुपए केजी है, ठीक है, मैंने आपका एक के रेट से लिया तो ये 50 हो जाएगा। आपका ये जो आपका लकड़ी है 5 क्विंटल है, जो 10 रुपए की मैंने लिया, तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। किराया है जो 50 हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने टोटल एक्सपेंडिचर, अगर आपको ये मत नहीं पता लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर किसी व्यक्ति का पता, तो डायरेक्ट इस टेबल से भी आप इंडेक्स जनरेट कर सकते हो, कोई आवश्यकता नहीं है इधर की। लेकिन इधर की आवश्यकता तब पड़ जाती है जब आप 2 ईयर से कंपेयर करोगे। भाई कैसे आप कंपेयर करोगे, या तो आपके पास डायरेक्ट टोटल एक्सपेंडिचर हो, या आपके पास कोई बिल हो कि बिजली मैं पहले कितनी यूनिट प्रयोग करता था और अर्थ कितनी यूनिट के लिए कितना पेमेंट करता था, वर्तमान में कितना पेमेंट कर रहा हूँ, आप उस सूचकांक में रख दो। आज से 10 साल पहले का बिजली का बिल ले लो, आज का बिजली का बिल ले लो, दोनों का करंट ईयर को बेसिक ईयर से क्या होता है डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो शायद आपको उसका भी सूचकांक निकल करके आ जाएगा। इसी प्रकार P1 इंटू Q1 को आप Q0 को मल्टीप्लाई करो, तो 120 को मल्टीप्लीकेशन करना है 4 से, तो जब 120 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 480, आपका 200, आपका 100,
आपका 400, आपका 1000, आपका 150, 125, आपका 100 ये प्राप्त हो जाता है। चलिए इनका सिग्मा का मान निकाल लीजिए। तो सिग्मा का मान निकालेगा, इसका 1130 आ जाएगा सिग्मा P0 Q0, इसका मान आ जाएगा 1130, और ये आपका रह जाएगा सिग्मा P1 Q0, इसका मान आ जाएगा कितना, इसका मान आ जाएगा 2555। ठीक है, दोनों का मान निकल आया। लेस्पेरे सूचकांक में LP01 में रख देते हैं लेस्पेरे सूचकांक में, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 करंट ईयर जो प्राइस आपका निकल करके आया 2555 अपॉन 1130 इंटू 100। अब इसको आप सोल्यूशन जब सॉल्व करेंगे तो 226.1 आया, अर्थात 126.1% इन्फ्लेशन दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो इतना इन्फ्लेशन आपको दिखाई पड़ रहा है, और इस प्रकार गवर्नमेंट क्या करती है, जो व्यक्ति 100 रुपए पा रहे हैं 2000 में, और जो व्यक्ति इसका मतलब यह हुआ कि सन 2000 में अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए पा रहा है, और वर्तमान में 2010 में अगर वो व्यक्ति 226 रुपए पा रहा है, तो दोनों का उपभोग पैटर्न समान होगा, ये मान के चलिएगा। इसलिए जिन व्यक्तियों का वेतन 100 रुपए होता, गवर्नमेंट उनको क्या करता, 226 के लेयर में लाने का प्रयास करता, ताकि उनका उपभोग पैटर्न या उपभोग प्रवृत्ति या जीवन निर्वाह स्तर वही बना रहे। इस आधार पर सरकार क्या करती है, जो आपका डीए होता है, महंगाई अलाउंस होता है, उसको कैलकुलेट करती है, और इसके आधार पर जो महंगाई अलाउंस होता है कैलकुलेट करने के बाद उसका मान यहाँ पर रख देती है। तो इस प्रकार से आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक प्राप्त हो जाता है, और ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लाइफ में बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होता है, और आप भी प्रैक्टिकल लाइफ में इस प्रकार का सूचकांक अपने परिवार के व्यय के विषय में चाहो तो बना सकते हो। तो ये आज हमारा इंडेक्स का टॉपिक हमने समाप्त कर दिया। जो इसके मेन टॉपिक्स थे इंडेक्स के अंतर्गत, यही प्रश्न कुछ इसी टॉपिक से आते हैं, इनको वास्तव में आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो आज का हमारे टॉपिक समाप्त हो।